Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. देखिए आज का जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी आया हुआ है, बहुत ज़्यादा खास आर्टिकल्स नहीं है पढ़ने के लिए, स्पेशली फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज़. बट स्टिल व्हाट आई डिड कि यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल तभी भी निकालने की कोशिश की गई है. सो स्टे विद मी एंड लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द थिंग्स इन डिटेल. पहली न्यूज़ यहाँ पर बात कर रही है G7 की जो यहाँ पर मीटिंग हुई है उसके बारे में. बात हम कर रहे हैं सपोरो कॉन्फ्रेंस के बारे में. देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली आपको पता है जो इस साल का होस्ट है जापान, इन्होंने जो यहाँ पर G7 की समिट यहाँ पर कंडक्ट की गई है, इसी का नाम सपोरो कॉन्फ्रेंस भी है. आप याद रखेंगे, आपको एग्जामिनेशन में स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. हुआ क्या है यहाँ पर, क्लाइमेट और एनर्जी मिनिस्टर का जो एनवॉय है फ्रॉम G7 कंट्री, दे ऑल्सो दे हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन सपोरो. अब यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि 2035 तक अगर हम देखें तो 2035 तक कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो कोल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको पूरी तरीके से यहाँ से फेज़ आउट कर देना है, ख़त्म कर देना है. अब देखिए ये जो प्रपोज़ल है इसके लिए आप याद रखेंगे इंडिया को भी समय समय पर इनवाइट किया जाता है. दो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, लेकिन हम इसको समझ लेंगे कि इंडिया को भी ऐसे जब एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन इम्पैक्ट की कुछ चीज़ें हैं उसके लिए इंडिया को यहाँ पर इनवाइट किया जाता है. देखिए यहाँ पर एक प्रपोज़ल रखा गया कि 2030 एक डेडलाइन के रूप में कि हमें क्या करना है 2030 तक पहले तो जितना भी कोल है उसको पूरी तरीके से यहाँ से ख़त्म कर देना है, ताकि और जो गैस की फील्ड्स हैं फाइन उसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है. ठीक है, ताकि धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो ये शॉर्टफॉल है, ताकि एनर्जी का जो शॉर्टफॉल यहाँ पर क्रिएट होने वाला हो वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए. दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सिलरेट सोलर एंड विंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट टू प्रोड्यूस 1000 गीगावाट. ओके, remember this point, 1000 gigawatt by 2030 from solar power. Okay, and only 150 gigawatt of wind power from the offshore platform के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है. साथ ही यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लाइमेट के बारे में भी डिस्कस किया है कि भाई जो आप एक क्लाइमेट की कंडीशन देख रहे हैं जो लगातार यहाँ पर चेंज होता जा रहा है, उसको भी जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी हमें मेक श्योर करना है दैट इट शुड नॉट इंक्रीज बाय मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो वी शुड कीप इन माइंड. वही यहाँ पर बात की गई है कि जो इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि उनको यहाँ पर फेज आउट करने के बारे में बात की जा रही है. दे ऑल्सो रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू द एलिमिनेशन ऑफ इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल्स सब्सिडीज बाय 2025 इटसेल्फ, सो दैट जो एक गैप है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए ना मिले. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है भाई, ये जो मीटिंग हुई इसे सपोरो G7 मीटिंग भी बोला जाएगा, जापान में कंडक्ट हुई है. इम्पॉर्टेंस क्या है, इन्होंने बात की है इंश्योरिंग कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय 2035 और किस चीज़ को फेज़ आउट करके, कोल को यहाँ पर फेज़ आउट करके बात की जा रही है. चलिए अगर हम G7 की बात करें तो देखिए G7 का जो कॉन्सेप्ट है इसकी शुरुआत हुई थी 1973 के ऑयल क्राइसिस से. 1975 में क्या होगा, फ्रांस एक मीटिंग होस्ट करेगा, एक समिट यहाँ पर होस्ट करेगा जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और जापान जैसी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर पार्ट करेंगे. एंड दे फाइनली डिसाइडेड कि दे शुड फॉर्म अ ग्रुप जो किसके बारे में काम करेगा, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन इमिशन इनको कट करने के बारे में बात करेगा. अब लेटर व्हाट हैपन, अगर हम बात करें G7 की तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए आप, ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1975 में फॉर्म किया गया था. ठीक है, एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम आप इसे बोल सकते हैं जो कंसिस्ट करेगा आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड दी USA. सो आज की डेट में आपको 7 कंट्रीज इसका पार्ट दिखाई देती हैं, इसीलिए इसे क्या बोल दिया जाता है, G7 बोल दिया जाता है. जितनी भी ये G7 कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, दे ऑल द पार्ट ऑफ G20 itself. So it is officially organized and around share valued of pluralism and representative government,
with member making up the world's largest IMF advanced economies and liberal democracies। आप देख लीजिए ये सारी the biggest economies of the world। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनिशियली क्या कंडीशन हुई थी कि ये समय समय पर चेंज होता जाएगा। 19 एक टाइम ऐसा भी था जब इसमें आके कौन मिल जाएगा जी, ये जब स्टार्ट किया जाएगा तो इसके 6 लीडर्स हुआ करते थे, वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि यहाँ पे 1976 में कनाडा इसका पार्ट बन गया और इसको G6 ग्रुप के नाम से जाना जाने लगा और लेटर ऑन दिस कन्वर्टेड इनटू G7। अब G7 में एक कंडीशन याद रखिएगा, एक टाइम फ्रेम वो भी था 1998 का जब इसे G8 के नाम से जाना जाता था। जी क्यों? क्योंकि रशिया, या हम बात करें 1998 से लेके 2014 तक का वो टाइम पीरियड है जब तक रशिया ने यहाँ यूक्रेन के ऊपर वॉर नहीं की थी, क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर यहाँ पर अटैक नहीं किया था, उसे अनेक्स नहीं किया था, तब तक रशिया भी इसका पार्ट था। लेकिन आफ्टर 2014 रशिया इसका पार्ट नहीं रह जाएगा। तो आप याद रखिएगा यही समिट G8 भी कही जाती थी सिंस 2014 इटसेल्फ। चलिए, अब अगर हम G7 के पर्पसेस के बारे में बात करें तो वो क्या है? देखिए, सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं जो मल्टीलैटरल डिस्कोर्स होते हैं उसके बारे में, किसी भी जगह का पॉलिटिकल रिस्पॉन्स या ग्लोबल चैलेंजेस को ये एक्सेप्ट करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ के लिए सो दैट दे कैन कम ऑन अ सिमिलर प्लेटफॉर्म, दे कैन कोऑर्डिनेट, दे कैन डिस्कस एंड टेक एनी ग्लोबल मेजर डिसीजन एंड दे कैन डू ऑल काइंड ऑफ डिस्कशन इन दैट ओनली इन दैट पर्टिकुलर एरिया। चाहे आप ट्रेड की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें या इकोनॉमी की बात करें। इसके अलावा अगर हम इनके पावर्स के बारे में बात करें तो देखिए ये कोई भी एक यहाँ पर किसी ट्रीटी के उसमें ये नहीं बना है, तो इनका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफिस भी हमें यहाँ पर नहीं देखने मिलता है। ठीक है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में दे कैन नॉट पास एनी लॉज बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सेपरेट नेशंस विद देयर ओन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। ठीक है, कुछ ही नेशंस इसका पार्ट है। हालांकि इसके जो डिसीजन लिए जाते हैं G7 के वो एक ग्लोबल तरीके से आप देखिए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज़ का यहाँ पर पार्ट बनाती है, पावरफुल कंट्रीज़ है, तो इनके ये जो डिसीजंस होते हैं ये कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है उसको हैम्पर करती है। अगर हम इसकी प्रेसिडेंसी की बात करें तो ये रोटेट होती है इसकी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में हर साल, और टाइम टाइम पर ये यहाँ पर चेंज होती हुई हमें नज़र आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ फिर से अगर हम बात करें तो सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लीगलाइजिंग सेम सेक्स यूनियंस विल इम्प्रूव मेंटल हेल्थ आउटकम्स अमंग LGBTQI प्लस इंडिविजुअल्स, यहाँ पर ये बात की जा रही है। अभी आपको पता है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसके हिसाब से उन्होंने इस बात को या सेम सेक्स जो मैरिजेस हैं उसको यहाँ पर अभी अलाउ करने के बारे में बात नहीं की थी। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही यहाँ पर ये जवाब आया है उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी स्टडीज़ यहाँ पर पब्लिश की जा रही हैं कि आप देखेंगे कि अगर सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ किया जाता है तो उसका जो कंट्री है या जो लोग हैं उनके ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पॉजिटिवली पड़ेगा, ये यहाँ पर पूरी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि अगर हमें इस आर्टिकल से क्या निकालना है, जी हमें सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात ये आ जाती है, जो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेंच बैठी थी उनके पास ये जो मुद्दा यहाँ पर लेकर आया गया था, आपको अच्छे से याद होगा अभी रिसेंटली कि आखिर इशू था क्या। तो अगर हम सेम सेक्स मैरिजेस की बात करें तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो अपोजिशन था, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हम स्टैंड की बात करें तो दे सेड नो, लाइक वी कैन नॉट अलाउ सेम मैरिजेस। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको अलाउ कर भी देते हैं, नो मैटर इफ LGBTQIA कपल्स आर लिविंग टुगेदर, दे डू नॉट एंजॉय एनी मैरिड कपल्स राइट। तो इसी का एक पॉइंट निकला कि LGBTQ जो कम्युनिटी है इन्होंने डिमांड करना चालू की कि ठीक है, ऑल्दो आपने हमें अलाउ कर दिया है कि हम एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, आपने डीक्रिमिनलाइज कर दिया सेक्शन 377 को और आपने हमें बोल दिया कि ठीक है आप जाइए और आप जाके रह सकते हैं,
बट स्टिल वी डू नॉट एन्जॉय एनी राइट। आर्टिकल 21 का यहाँ पर हमारे हनन हो रहा है, ठीक है, जो कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी की यहाँ पे बात करता है, गारंटी की बात करता है। बिकॉज दो जो अगर आप LGBTQIA+ की कम्युनिटी की बात करें तो दे कैन नॉट अडॉप्ट चिल्ड्रन और हैव अ चाइल्ड बाय सरेगेसी, दे डू नॉट हैव ऑटोमेटिक राइट्स टू इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस एंड टैक्स बेनिफिट आफ्टर अ पार्टनर पासिस अवे, दे कैन नॉट अवेल ऑफ द बेनिफिट्स लाइक पेंशन, कंपनसेशन एंड एट्सेट्रा। सो यहीं पर इन्होंने डिमांड करी कि ठीक है भाई, आप क्या करिए, इस मैरिजेस को, जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, उसके तहत इसको लीगल कर दीजिए और इस जो पूरा लॉ है इसको आप जेंडर न्यूट्रल बना दीजिए। अब इस पूरे केस की देखिए शुरुआत हुई कहाँ से थी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। हमने इसको मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है, लेकिन आज सिंस वी डोंट हैव एनी गुड न्यूज़ है तो हम फिर से एक बार रिवीजन पर्पज से देख लेंगे। तो जो व्यक्ति आज पहली बार, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो आज पहली बार इस केस के बारे में समझ रहे हैं, उनको एक बेसिक आइडिया यहाँ पर हो जाएगा। देखिए हुआ क्या था, आपको एक घटना याद होगी, नवतेज सिंह जौहर का जो केस था 2018 का, ठीक है, जिसने क्या बोला था, डिक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी बाय रीडिंग डाउन, इसी के अंदर आपको याद होगा 377 IPC को रिमूव कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कम्युनिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ इक्वल सिटीजनशिप एंड दे ऑल्सो हैव द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। कहाँ पर आर्टिकल 21 को यहाँ पर मुद्दा बनाया गया कि भाई राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है और ये गारंटी दे रहा है कि आप अपने पार्टनर का चुनाव स्वयं ही कर सकते हैं। यू आर कैपेबल एंड एबल इनफ टू फाइंड आउट द फुलफिलमेंट इन द सेक्शुअल इंटिमेसीज। सो 377 को यहाँ पर ख़त्म किया गया। इसी के रिगार्ड में हमें एक और पॉइंट याद रखना चाहिए, कौन सा जी, याद करिए, 2017 का KS Puttaswamy case, in which Supreme Court ruled that the fundamental right to privacy, including bodily autonomy, sexual orientation, is instincts to life and liberty and thus integral of the part of Article 21। तो KS Puttaswamy केस का ये डिसीजन बना बेस फॉर द नवतेज सिंह जौहर केस 2018, और जिसके बाद की कंडीशन आपको पता है, इन दोनों जजमेंट के बाद सेम सेक्स मैरिजेस को भी यहाँ पर लीगलाइज कर दिया गया था, ठीक है। अब ऑपोजिशन सेंटर का यहाँ पर क्या आ जाता है, देखिए सबसे बड़ा ऑपोजिशन आ जाता है जो हमारी ट्रेडिशनल और कस्टमर वैल्यूज़ हैं। इसके हिसाब से भाई कि जो नेचर के अगेंस्ट जाके जो भी चीज़ें हो रही हैं, दोज आर नॉट राइट। ओके, कम्प्लीटली फाइन कि हमने 377 को हटा दिया, हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, बट दिस डज नॉट गिव एनी राइज और क्लेम टू सीक द रिकॉग्निशन फॉर द सेम सेक्स मैरिज। इवन इफ सेम सेक्स मैरिजेस इज क्लेम्ड अंडर आर्टिकल 21, द राइट्स कैन बी curtailed by the component legislature on permissible constitutional ground including the legitimate state interest। So this is something जहाँ पर बार बार आपको issues देखने मिलेंगे। आज की डेट में अगर हम बात करें तो देखिए पूरी दुनिया में सिर्फ 33 कंट्रीज आपको ऐसी दिखाई देंगी जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है सेम सेक्स मैरिजेस एंड सिविल यूनियन। नीदरलैंड आपको पता है जो हमेशा बहुत से मामलों में आगे रहता है, 2001 में वो पहली कंट्री बना था जिन्होंने इसे अलाउ किया था। G7 कंट्रीज़ की बात करें तो देखिए जापान इज़ दी ओनली G7 कंट्री दैट डज नॉट अलाउ सेम सेक्स मैरिज, बट रिसेंटली जो टोक्यो की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने अंडरलाइन किया है इन्फ्रिजमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ द सेम सेक्स फैमिलीज़। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन के रूप में दिखाई दे सकता है, G7 की कौन सी कंट्री है, क्योंकि हमने अभी G7 के बारे में बात करी तो इसको बस छोड़ दीजिए बाकी सब। देन ताइवान इज़ द ओनली एशियन कंट्री टू हैव लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिजेस, ये भी एक और आपके लिए पॉइंट बन के आ सकता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली बहुत सारे डेटास यहाँ पर निकाले हैं और US की जो सीनेट है उन्होंने भी पास कर दिया था सेम सेक्स मैरिजेस प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए 70% ऑफ द अमेरिकन दे सपोर्ट द सेम सेक्स मैरिजेस। ऑल्सो इन नवंबर सिंगापुर पार्लियामेंट डीक्रिमिनलाइज द सेम सेक्स बिटवीन मैन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड का जो परसेप्शन है सेम सेक्स मैरिजेस को लेके वो यहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि यहाँ पर क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विच इज़ द एक्सेप्टेंस रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ,
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई जो एक प्रोक्रिएशन है, एक बायोलॉजिकल चिल्ड्रन के बारे में जो बात की जाए, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर इशू क्रिएट कर देता है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स। कल्चरल सेंसिटिविटी की बात कर लें, सोसाइटल एक्सेप्टेंस की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, इंटरनेशनल किसी ऑब्लिगेशन में इंडिया नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की अगर हम पॉइंट्स को देख के चलें तो यस, अभी बहुत समय है, शायद ये चीज़ आएगी, बिल्कुल आएगी। एक सोसाइटी का जैसे ही परसेप्शन यहाँ पर चेंज होगा, वी विल डेफिनेटली सी कि शायद यहाँ पर कोई बड़ा चेंज हमें देखने के लिए मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे बात की जा रही है हीट वेव्स की। देखिए रिसेंटली हीट वेव से बहुत ज़्यादा, आप बंगाल देखिए, आप दिल्ली में देखिए, आप मुंबई में देखिए, हीट स्ट्रोक्स की वजह से बहुत सारे बच्चे लगातार यहाँ पर इसका शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेजेस को लगभग 6-7 दिन के लिए यहाँ पर बंद करने की भी बात हो रही है। चलिए तो समझ लेते हैं पहले कि आखिर हीट वेव्स होती क्या है। देखिए हीट वेव कुछ नहीं, एक ऐसा पीरियड है जो एक एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर के बारे में बताता है, जो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल हॉट और अनयूजुअली ह्यूमिड वेदर होता है, उस कंडीशन को यूजुअली हीट वेव्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करें तो हीट वेव तब होगा जब किसी भी दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है फॉर मोर देन 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज हो जाती हैं, प्रीलिम्स में ऐसे ही शब्द आपको फंसा देते हैं और आपको पता नहीं चलता कि भाई हमको क्या सही जवाब यहाँ पर लिखना था। तो अगर हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करें तो हीट वेव तब होती है जब डेली जो मैक्सिमम टेम्परेचर है for more than 5 consecutive days exceeds the average maximum temperature by 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब अगर 5 दिन का एक सर्टेन टेम्परेचर जो है वो मान के चलिए आप 15 डिग्री है, लेकिन वो लगातार 15 डिग्री कंटिन्यू 9 डिग्री फ़ारेनहाइट उसमें प्लस कर दीजिए, उससे ज़्यादा चला जाएगा, तब इस कंडीशन को यहाँ पर लिया जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं IMD के हिसाब से। तो देखिए IMD के हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, और बोला है डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से हम किसी भी जगह को हीट वेव के लिए डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले इन्होंने बोला क्या, जो हीट वेव है इसको कंसीडर किया जाएगा कि भाई यहाँ पे चलने वाली हवाएं हीट वेव है जब मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो रीच कर जाएगा 40 डिग्री for the plains area and at least 30 degree for the hilly regions, first thing। दूसरा इन्होंने बोला if the normal maximum temperature of the station is less than equal to 40 degree then an increase of 5 to 6 degree from the normal temperature is also considered to be the heat wave condition। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी भी एक स्थान को देखा और आपको पता चला इस पर्टिकुलर एरिया का जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है वो यूजुअली कितना रहता है, 40 डिग्री से कम रहता है, और अगर लगातार 5 से 7 दिन में उसका जो टेम्परेचर है वो लगातार 5 to 6 डिग्री राइज करता है, तभी भी उस कंडीशन को हीट वेव की कंडीशन मानी जाएगी। फर्दर जो भी इंक्रीज होगा 7 डिग्री या उससे ज़्यादा का हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर में, तब उसे सीवियर हीट वेव की कैटेगरी में भी यहाँ पर लेकर आया जाएगा। Also, if the normal maximum temperature of the station is more than 40 डिग्री, ठीक है, सामान्य तौर पर भी 40 से ज़्यादा रहता है, फिर ऐसी कंडीशन में 4 से 5 डिग्री भी अगर कंटिन्यू इसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है तो इसको हीट वेव की कंडीशन मानी जाएगी। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसे याद रखना है। इसके बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, नॉर्मल वर्किंग डेज ख़राब हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होती है। वहीं अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, तो जैसा मैंने आपको बताया क्रॉप यील्ड बहुत ज़्यादा इससे सफ़र करती है हीट वेव्स की वजह से, लाइव स्टॉक्स की यहाँ पर डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूजेजेस बढ़ जाते हैं जो अपने आप में एक एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, ह्यूमन मोर्टालिटी रेट्स यहाँ पर बढ़ जाती हैं, फूड इनसिक्योरिटीज़ जैसी कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट दी हीट वेव्स जो आपको पता होना चाहिए।
देखिए नेक्स्ट एक बहुत ही छोटी सी न्यूज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कारण क्यों? जर्मनी ने जो अपना लास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर आप देख रहे हैं उसने इसको शट डाउन कर दिया है। मतलब जर्मनी ने अपना लास्ट स्टैंडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरीके से बंद कर दिया है। वहीं अगर हम ऑपोजिटली फिनलैंड की बात करें तो उन्होंने ओपन कर लिया है यूरोप का लार्जेस्ट वन। सो दिस इज़ समथिंग। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे जर्मनी की, तो जर्मनी के पास 3 बहुत ही बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रोजेक्ट यहाँ पर हुआ करते थे, जिसमें से लास्ट वन जो है वो यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी। अगर हम न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी की बात करें, इसी को ही इसका जो ओरिजिनल नेम है अगर उसको देखें तो विच इज़ द नॉन पॉलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, इसी को एक आम भाषा में एनपीटी के नाम से भी हम जानते हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें तो इट इज़ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी, टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी and to further the goals of achieving nuclear disarmament and general and complete disarmament। 1965 से लेके 68 का वो टाइम पीरियड है जहाँ पर इसे नेगोशिएट किया गया। 18 नेशन कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट एक यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइज था जिसको बेस किया गया था जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। बट ट्रीटी बहुत ही जद्दोजहद के बाद 1970 में पिक्चर में आ पाई। आज की डेट में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कंट्रीज हैव साइन दिस, बट 4 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स जिनकी हम बात करेंगे उन्होंने कभी भी एनपीटी को यहाँ पर मंजूरी नहीं दी, जिसमें से 3 पोजेसेस और आर 2 टू पोजेसेस न्यूक्लियर वेपन। ऐसा माना जाता है, माना नहीं भी जाता, जिसमें सबसे पहला आ जाता है इंडिया, दूसरा आ जाता है पाकिस्तान और तीसरा आ जाता है इजराइल। ठीक है, इन्होंने कभी इस पर साइन नहीं किया। वहीं अगर हम 4th कंट्री की बात करें दैट इज़ द साउथ सूडान, फाउंडेड इन 2011, ऑल्सो हैड नॉट ज्वाइन दिस पर्टिकुलर थिंग। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो ट्रीटी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ 3 पिलर्स पर बेस करता है। पहला पिलर है नॉन प्रोलिफरेशन, दूसरा पिलर है डिसआर्मामेंट और थर्ड पिलर की अगर हम बात करें तो थर्ड हमें देखने के लिए मिल जाएगा पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। पहला जो पॉइंट है, जो 5WS एग्री हैं नॉट टू ट्रांसफर न्यूक्लियर वेपन और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस एंड नॉट इन एनी वे टू असिस्ट, एनकरेज और इंड्यूस अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन, जो कि इसका आर्टिकल 1 बात करता है। वहीं अगर हम नॉन डिसआर्मामेंट की बात करें तो जितनी भी इसकी पार्टीज़ हैं अंडरटेक टू पर्पस गुड फेथ नेगोशिएशन ऑन इफेक्टिव मेजर्स रिलेटिंग टू cessation of the nuclear arm race, to nuclear disarmament and to general and complete disarmament it talks about। थर्ड इज़ द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। सो यहीं पर आप देखेंगे इंडिया और एनपीटी की अगर बात करें तो इंडिया कभी भी इसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इंडिया का मानना है कि ये जो डिसआर्मामेंट या नेगोशिएशन के जो पॉइंट्स हैं दे आर नॉट एट ऑल इन फेवर। और जबकि आप बात करेंगे इंडिया को, तो इंडिया में एक तरफ से वो चाइना से घिरा हुआ है, एक तरफ से वो पाकिस्तान से घिरा हुआ है। ऐसी कंडीशन में इंडिया का स्टैंड बनता है कि वो अपने लिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। अगर आप देखें इंडिया में जो बात की जा रही है 1998, तो डिस्पाइट इंडिया टेस्टिंग इट्स न्यूक्लियर बॉम्ब फर्स्ट, इट हैज़ लॉस्ट इट्स सुपीरियरिटी विद पाकिस्तान, बिकॉज इन 1998 पाकिस्तान फर्स्ट टेस्टेड इट न्यूक्लियर वेपन। नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर न्यूक्लियर वेपन ओनर्स, बट दिस रेंडर्स इंडियाज कन्वेंशनली मिलिट्री सुपीरियरिटी इनरिलेवेंट। ठीक है, सो 1974 की अगर हम बात करें तभी भी सेम इशू हमें देखने के लिए मिला था। हालांकि इंडिया ने अगर इस ट्रीटी को साइन कर दिया होता तो शायद ऐसा होता कि इंडिया का जो एग्जिस्टिंग पावर है, ठीक है, वो आज से बहुत ज़्यादा होता। ठीक है, इट वुड प्रोबेबली हैव हैड आई गेस 10 times more than the 6780 megawatt of nuclear power that of it has today। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट करती हुई नज़र आती हैं। आपको अगर मैं एक सवाल पूछूं कि क्या इंडिया को एनपीटी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो आप ये मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फेवर में आप पॉइंट बता सकते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए के लिए भी आप कुछ पॉइंट बता सकते हैं। ठीक है, जैसे
अगर आपको याद होगा कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो इंडिया की जो स्पिरिट है वो डिवाइड की जो स्पिरिट है, या फिर आप बात कर लेंगे कि रिस्क इंडिया को बहुत ज़्यादा है, वो आप एक पॉइंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सिंस इंडिया हमेशा प्रेफर करता है नो फर्स्ट यूज़ ट्रीटी, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हम इसे ज्वाइन नहीं करते हैं। क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए? सो जो रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं इंडिया फ्रॉम ऑब्टेनिंग न्यूक्लियर रिसोर्सेज टू द डेवलप्ड कंट्री, वो यहाँ पे हट सकते हैं अगर हम क्या करते हैं, इसको साइन कर लेंगे। सो दे आर द फ्यू पॉइंट्स इन फेवर एंड फ्यू पॉइंट्स दोज आर नॉट इन फेवर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, यही आर्टिकल थे जो आज इम्पॉर्टेंट थे, इनको हमने डिटेल में देख लिया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप यहाँ पर सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.